नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की विपक्ष की मांग अब जोर पकड़ रही है। क्षेत्रीय दलों के अलावा वाम मोर्चा और अब कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराने की मांग रखी है। कांग्रेस की मांग के बाद बीजेपी ने कहा है कि अगर सभी दलों के बीच सहमति बनती है तो भविष्य में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर विचार हो सकता है। असल में बैलेट पेपर से चुनाव के वक्त बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं बहुत अधिक होती थीं और इसीलिए भारतीय संसद ने 1988 में एक कानून पारित कर ईवीएम के इस्तेमाल को संवैधानिक तौर पर वैध करार दिया। देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत 1998 में हुई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक समय समय पर ईवीएम के विरोध में दल आवाज उठाते रहे हैं। कमोबेश जो भी पार्टी सत्ता के बाहर होती है उसकी ओर से आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही ईवीएम से चुनाव होते हैं। दुनिया के 24 देशों में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या फिर इस तरह की दूसरे सिस्टम को अपनाया गया है। इनमें एस्टोनेशिया जैसे छोटे देशों से लेकर सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका तक शामिल है। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 100% ईवीएम का इस्तेमाल अब होता है। आज देश देशांतर में समझेंगे कि ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव की मांग कितनी कमजोर या मजबूत है, इसके पीछे के तर्क क्या हैं और इससे जुड़ी चुनौतियां क्या होंगी। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। एसवाई कुरैशी साहब हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्मिता मिश्रा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्मिता, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है सर। और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में मीम साहब आपसे करना चाहूंगा, ये जो मांग है बैलेट की तरफ जाने की, कितना मजबूत तर्क दिखता है? क्योंकि ईवीएम में अगर वीवीपैट का इस्तेमाल अब जो कि दिख रहा है पूरे देश में, उसके बावजूद बैलेट की मांग क्यों? देखिए, मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगा और उससे ये बात साबित हो जाएगी कि आज देश के अंदर बैलेट पेपर की मांग क्यों हो रही है। मैं उसको ये बताना चाहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव हुए थे तो 16 मेयर के चुनाव के साथ साथ नगर पंचायत के 438 चेयरमैनों के चुनाव हुए थे और उसमें से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 100 लोग जीते थे। नगर परिषद और इसके मेंबर जो थे वो 5434 थे, उसमें सिर्फ 662 मेंबर जीते थे बीजेपी के। नगर परिषद के 198 चेयरमैन थे, उसमें 69 यानी 69 लोग जीते थे। और नगर मेंबर्स जो थे परिषद के वो 5261 में 914 जीते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेयर के चुनाव हुए थे उसमें 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और उसी दिन 11,347 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1,759 सीटें मिली थी, यानी 15.5%। जबकि दूसरी तरफ जो परसेंटेज था वो 80% से आगे था। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि जो मेयर के चुनाव हुए थे वो तमाम के तमाम ईवीएम से हुए थे और जो ये हज़ारों सीटों पर चुनाव हुए वो सब के सब बैलेट पेपर से हुए और गांव देहात के अंदर हुए। ये शहरों का चुनाव था, वो गांव देहातों का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। हम ये मानते हैं और लिखते भी हैं, आप लोग भी लिखते हैं हमेशा, और हम भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव शहरों में हमेशा से ज़्यादा रहा है। मैं मान सकता हूँ चुनाव वहाँ जीते होंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसका असर पूरे देश के अंदर है, गांव देहात तक है, वो हर जगह पर है। तो फिर इतनी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश के निकाय तर्क को और अगर आगे ले जाके समझना चाहूं, क्योंकि देखिए हार और जीत से अगर आप ये तय करें या हम तय करें कि ईवीएम खराब है तो शायद हमारे साथ कुरैशी साहब बैठे सहमत नहीं होंगे। सवाल ये कि जब पंजाब में कोई पार्टी जीतती है ईवीएम ठीक है, अगर स्थानीय निकाय में कहीं हारती है तो ईवीएम खराब है। इससे उलट ईवीएम के कितने मसले आए जहां पर रिगिंग की शिकायत हुई और वो सही पाई गई इलेक्शन कमीशन की ओर से। क्या कुछ जगहों पर अपवाद के तौर पर या फिर मैं कहूं कि संख्या आई,
उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी, उस सिस्टम को ज्यादा चाक चौबंद करने की जरूरत की आपकी मांग होनी चाहिए, या फिर वापस यू टर्न के बाद एक बार फिर से हम 2 दशक पुराने सिस्टम की तरफ वापस मुड़ चलें, लौट चलें? देखिए, बुनियादी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे सिस्टम को लाने में अहम रोल अदा किया था। उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने भी हम पर इल्ज़ाम लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ है, और जाहिर है कि हमारी पार्टी ने अभी तक इस पर कभी भी ये नहीं कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन जो देश में जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं, आज उसका संज्ञान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लेना शुरू कर दिया है। और मैं ज़ाती तौर पर बताता हूँ, मैं जाहिर है कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा हूँ ये बात, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये बहुत प्लानिंग के साथ ईवीएम में गड़बड़ की गई है। वरना ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये चुनाव हुआ तो भारत की राजनीति में, मैं भी पिछले 30-35 साल से हैं, पढ़ने वाले हम लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है हमने, देश की पूरी राजनीति को पढ़ा है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है कि छोटे छोटे चुनाव के ऊपर लाइव प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। अगर दिखाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब लाइव प्रोग्राम दिखाए गए तो 11,000 सीटों को नज़रअंदाज करके 16 सीटों पर फोकस करके ऐसा माहौल बनाया गया जैसे भारतीय जनता पार्टी, वो एक अलग मैटर है कि मीडिया किसको दिखा रहा है या किसको ज्यादा तवज्जो दे रहा है। मेरा आज उससे बड़ा सवाल है कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव को पास करती है कि हमें अब ईवीएम की बजाय बैलेट की तरफ लौटना चाहिए, एक बड़ी मांग रखती है, तो फिर देश के सामने एक बड़ी बहस जरूर होती है, और वो पार्टी जो कि इस ईवीएम को खुद लेकर आई थी। कुरैशी साहब, जो तर्क दलों की ओर से आते हैं, और कांग्रेस की एक बड़ी मांग अभी है, या फिर छोटे दलों की भी, कि ईवीएम की बजाय बैलेट की तरफ लौटें, आप क्योंकि आयोग के साथ रहे हैं, क्या इसमें जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं बड़े पैमाने पर रिगिंग की, वो बात वाकई इसमें कुछ दम दिखता है? ये तर्क जो हैं ये कितने राजनीतिक हैं और कितने वाकई ईवीएम के साथ बुनियादी तौर पर जुड़े हुए हैं? देखिए, ये ईवीएम पे सवाल ये पहली बार कांग्रेस ने नहीं उठाया। हर पार्टी ने कभी ना कभी इस पे उंगली उठाई है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस है, सभी पार्टियों ने, और कांग्रेस ने भी कई बार उठाया है। लेकिन बहरहाल चूँकि सिस्टम अच्छा कामयाब चल रहा है, तो यूपी में चूँकि कुछ ऐसे रिजल्ट जो इन्होंने आंकड़े दिए अफजल साहब ने, उससे लोगों के माइंड में ये जो शक पैदा होने शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें एक ज़रा कमी की कि जब ये कोई भी शिकायत आती है तो कई दिन तक वो शिकायत फैलती चली जाती है और इलेक्शन कमीशन चुप बैठी रहती थी। इलेक्शन कमीशन को फ़ौरन आके सख्ती से उसको वजाहत करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि हमने इंक्वायरी की और ये जो पाया, उसमें खामोशी अच्छा ऑप्शन नहीं है, उससे लोग अफवाहें फैलने में मदद मिलती है। मैं समझता हूँ कि अब जब वीवीपैट शुरू हो गया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी जब आप वोट देंगे मशीन में एक वोट जाएगा और साथ साथ एक पर्ची भी एक प्रिंट होके जिसको जो आप देखेंगे 7 सेकंड तक, और वो एक डब्बे में चले जाएगी। दोनों को कंपेयर किया गया सैकड़ों बार। जब इसको चालू किया उससे पहले बड़े ट्रायल रन की थी, पूरे कंट्री में की थी, जो पाया कि जब दोनों के रिजल्ट एक ही आ रहे हैं तभी इंट्रोड्यूस की गई। अब इलेक्शन कमीशन ने अभी सारे जो गुजरात और महाराष्ट्र हिमाचल के इलेक्शन हुए थे, ये 100% वीवीपैट से हुए थे। उससे पहले तो चलो ये वीवीपैट नहीं था। अब तो हम मालूम कर सकते हैं कि कोई गलती थी नहीं। एक ज़रूर मैं सुझाव देना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक बूथ की मशीन को कंपेयर करेंगे। 200 से 300 तक होते हैं पोलिंग बूथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बहुत कम है। इसको 2-3% करें, 8-10 मशीनें काउंट की जाए, 10% तो एक 2-3% कर लें। और मेरा ये भी सुझाव है कि टॉप 2 कैंडिडेट जो है उनको 2-2 मशीनों पे उंगली रख देने की इजाज़त दें कि जिसको आप टेस्ट कराना चाहें। आप रैंडमली चूज कर सकते हो। रैंडमली आप दो मशीनें, ये 2 कैंडिडेट चुन ले जो नंबर 1 एंड नंबर 2 हैं, और बाकी रैंडमली 3% जो 9-10 बन जाएंगी। इस 10-12 मशीनों का अगर सैंपल होगा, उसके बाद किसी भी किस्म का डाउट की गुंजाइश और कम हो जाएगी। जी, श्याम जाजू साहब, ये ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां तो लंबे अरसे से सवाल उठा रही हैं, और अब पहली बार मैं कहूं आपकी पार्टी के नेता की ओर से बयान आया कि अगर इस पर चर्चा हो और सभी दल सहमत हो तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, इसकी तरफ यू टर्न लिया जा सकता है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी विपक्षी दलों के दबाव में इस वक्त है ईवीएम को लेकर?
भारतीय जनता पार्टी किसी पक्ष के दबाव में नहीं है। हमारी मंशा साफ है, हमारी नीयत स्पष्ट है कि हमने ये सिस्टम काय के लिए है। देश का लोक प्रतिनिधित्व चुनने के लिए जो लोकतंत्र है उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना, बैलेट पेपर से करना है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से करना है, हम किसी विषय पर एडामेंट नहीं है। पर आज मेरा सवाल यह है कि इतने पूरे देश ने कांग्रेस को नकारने के बाद कांग्रेस को इस प्रकार के आरोप करने के बुद्धि होती है। केजरीवाल जी तो देश में इररिस्पॉन्सिबल बयान करने के लिए मशहूर है, उनको हम सीरियस नहीं लेते। सवाल यह है कि देश की जनता ने जो अपना वोटिंग किया है उसको स्वागत करने के बजाय, उसका सम्मान करने के बजाय, अपने पार्टी में आंतरिक अपना असेसमेंट करने के बजाय आप सिस्टम पर दोषारोप कर रहे हैं। जो सिस्टम, चुनाव आयोग देश में एक ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, उनका कोई किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं रहता। संजोग से आज भी अपने देश का चुनाव आयोग इस प्रकार के कैटेगरी में है कि वो अलग है, ऑटोनोमस है। तो चुनाव आयोग ने बार बार आप उन पर जब उंगली उठने लगी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दिया था और स्पष्ट ये हुआ है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंज देने के बाद भी बाहर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को झूठे बयान देकर जिन्होंने ये आरोप लगाए थे कि इसमें गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी साबित नहीं कर सके। लेकिन श्याम साहब, हमें कोई अपवाद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तय करे। अगर कोई एक पार्टी आरोप लगाती है तो क्योंकि आप केंद्र में हैं, आप ऐसा लगता है कि दबाव में आकर कहते हैं कि नहीं चर्चा कीजिए, सब सहमत होते हैं तो वापस लौट चलते हैं। इसके कितने बड़े नुकसान देश में हो सकते हैं? बैलेट की तरफ वापस लौटेंगे, पेपर की छपाई, मैन पावर की जरूरत, इसके अलावा जिस तरीके के पहले हमने देखे थे कि बड़े बड़े बूथ लूटे जाते थे, कैप्चर होते थे, क्या उस दौर में हम लौटना चाहते हैं? जब बैलेट पेपर चलते थे तो लोगों को इसके सभी खामियां ध्यान में आई थी। कितने जगह पे देश में बूथ कैप्चरिंग होता था, कितने जगह पे वोटिंग स्लिप बाहर जाती थी और वह वोटिंग वापस दूसरे के माध्यम से अंदर डाली जाती थी। कितने प्रकार के करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठे लोगों के वहां पर वोटिंग होना, ये सब बातें इस देश ने बर्दाश्त की है, अनुभव की है। उसके बाद जब देश दुनिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आगे जा रहा है, डिजिटलाइजेशन की ओर देश जा रहा है, तो देश को हम पीछे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये 98 में जब शुरू हुआ, ये तो कोई बीजेपी ने शुरू नहीं किया, कांग्रेस के जमाने में ये शुरू हुआ था। इतने बार देश उससे अभी वाकिफ हो गया है कि भाई देश को नया पढ़ाना है, अभी क्या होगा। इस बार तो वीवीपैट के आधार पर भी उसका वोटिंग हो गया। यानी हमारी जीत हुई तो सिस्टम ठीक है और हमारा पराभव हुआ तो सिस्टम पे दोषारोप करना, अधिकारियों पे दोषारोप करना, रूलिंग पार्टी पर दोषारोप करना, ये बातें से देश की दिशा भूल आप नहीं कर सकते, देश को बहका नहीं सकते आप। लोगों को स्पष्टता चाहिए। भाई लोगों ने आपको नकारा है तो उसके बारे में सीधी बात करो। डिजिटलाइजेशन के बाद से पूरा देश जा रहा है, विश्व जा रहा है आगे, और हम अपने देश को वापस पीछे लेके जा रहे हैं। क्यों? ये देश इलिटरेट है, ये देहातों में है। ये बातें आप कितने दिन करोगे आप इस प्रकार के वीक आर्गुमेंट? तो भी भारतीय जनता पार्टी दबाव में नहीं है, हम किसी विषय पर एडामेंट नहीं है, हम खुली चर्चा चाहते हैं, खुली बहस चाहते हैं। चलिए, आप खुली चर्चा आप चाहते हैं, इसलिए आपने देना है, सुझाव को माना है, प्रकार से देना सुविधा है, हम चर्चा करने को तैयार है। स्मिता, जिस तरीके से डिमांड है रिटर्न टू बैलेट पेपर की तरफ भागने की बात हो रही है, कितनी फिजिबल दिखती है आज के दौर में? और जब हमने इसको अपनाया था, कई बड़ी चुनौतियां, बड़े संदेह थे, उनको दूर करने के हमने सिस्टम को पुख्ता किया, और कुरैशी साहब जैसे कई लोग जिनकी मेहनत है, और जब वीवीपैट हमने शुरू किया है और पूरे देश में उसे लागू करने की बात आयोग कर चुका है, उसके बावजूद ये संदेह और फिर वापस लौटने की मांग। दो बातें हैं इसमें। एक तो है कांग्रेस के रेजोल्यूशन में जो बात उठाई गई 2-3 दिन के उनके अधिवेशन में, और दूसरी बात है कि ईवीएम मशीनों को लेकर जो देश भर में समय समय पर चर्चा होती रही है। कांग्रेस के नेतृत्व ने क्या सोचकर इसको उठाया मुझे नहीं मालूम, और मैं उसके विस्तार में जाना भी नहीं चाहती। मैं केवल इतना जानती हूं कि समय के पहिए को पीछे नहीं घुमाया जा सकता। 2 दशक पहले इस देश में ईवीएम्स इंट्रोड्यूस हुए और धीरे धीरे अब वो पूरी तरह हमारी इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। आपको भी याद होगा, चुनाव के दौरान अगर संयोगवश आप अपने गांव में होते थे तो वहां पर बूथ कैप्चरिंग को लेकर किस तरह का माहौल, भयावह माहौल होता था वोटर का। मैंने वो जमाना देखा हुआ है कि चुनाव में वोट डालना तो भूल जाइए,
वोटिंग वाले दिन, मतदान के दिन परिवारों को घर से न निकलने की ताकीद की जाती थी कि पता नहीं क्या हो जाए। अगर मान लीजिए बूथ कैप्चरिंग न भी की जाए तो बोगस वोटिंग तो एक सिस्टम का हिस्सा ही था एक तरह से। और उसके बाद जो 4-4 दिन 6-6 दिन बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होती थी, फिर ऑब्जेक्शन होता था, फिर रिकाउंटिंग होती थी, रिजल्ट जो है वो लटका रहता था, पार्टियों के कार्यकर्ता, मतदाता सब इस एक सवाल को लेकर खड़े रहते थे। 3-3 4-4 दिन तक मत केंद्रों में उसकी गिनती, पहरेदारी होती थी, तनाव होता था शहर में। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत एफिशिएंसी के साथ हम लोग उससे एक बेहतर, एक सुचारू, एक कन्विंसिंग सिस्टम की ओर बढ़ चुके हैं। वो पूरी तरह ट्रैक पर आ गया था। सबसे पहले जिसकी जरूरत है मुझे लगता है वो ये है कि हम ईवीएम्स को, या मैं कहती हूं केवल ईवीएम नहीं, हमारे कंप्लीट इलेक्टोरल सिस्टम जो हमारा है, हमारे मतदान का जो पूरी प्रक्रिया है, उसको हम जीत हार से बाहर निकल के देखें। क्योंकि ये जीत हार लोकतंत्र में, चुनावी जीत और हार एक ऐसा मकड़जाल है कि उसके चश्मे से अगर हम देखेंगे तो न सिस्टम में कोई सुधार हो पाएगा, क्योंकि कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी हारेगी। तो ये तो ट्रैप है एक तरह का। तो इससे निकल करके बाहर इस बहस को देखा जाए। मैं ये मानती हूं कि हमारा चुनाव आयोग, हम भारत का, न केवल बहुत एफिशिएंट है, न केवल निष्पक्ष है, बल्कि हमारा चुनाव आयोग बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। उसमें बहुत दूरंदेशी का परिचय दिया है। जब जब कोई सवाल उठे हैं तो उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन, लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बना रहे, मतदाता सिस्टम के प्रति बना रहे। जैसे वीवीपैट है, वो वोटर वेरीफाइबल है, ये एक हमने तरीका निकाला। कुरैशी साहब अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ और सुझाव उसमें दिए हैं, आगे और भी सुझाव आ सकते हैं। ऐड करने की जरूरत और चुनाव आयोग ने हमेशा एक खुलापन इसको लेकर, कोई रिजिडिटी नहीं दिखाई है। सबसे पहले हम जीत हार के मकड़जाल से बाहर निकल के इस पूरे विषय को देखें, तभी जाकर हम इसकी समग्रता में आएंगे। कुछ सुधार और आवश्यकता है तो करें, लेकिन बैलेट पेपर में वापस जाने की संभावना को सबसे पहले मुझे लगता है कि हम अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। चलिए, आज के मतदाता ने तो बैलेट पेपर देखा भी नहीं है मीम साहब, क्योंकि दलील इसके पीछे दी जाती है कि दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया और वापस बैलेट की तरफ लौट चले। क्या हमारे देश में वो तमाम संसाधनों के लिहाज से, मैन पावर और जो सिस्टम, सामाजिक और पिछड़ापन है, उसके लिहाज से क्या वाकई हमें वो कॉपी करने की जरूरत है, या फिर कुछ नए सुधारों के साथ जो आशंकाएं हैं उनको हमें खारिज कर आयोग को और मजबूत बनाने की जरूरत है, इसी सिस्टम को? जी देखिए, ये अक्सर ये सुनने में आता है कि देखिए यूरोप में मशीन इस्तेमाल नहीं होती, अमेरिका में नहीं होती, जर्मनी ने सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो बेसिकली ये 3-4 बातें की जाती हैं। तो सबसे पहले तो अमेरिका में ये कहना कि अमेरिका में मशीन इस्तेमाल नहीं होती, ये बड़ी गलत धारणा है, क्योंकि अमेरिका में एक सिंगल सिस्टम नहीं है। वहाँ पे टोटली डिसेंट्रलाइज है, काउंटी लेवल पे 3024 के करीब वो हैं, काउंटीज हैं, 3000 सिस्टम्स हैं, और वहाँ पे सैकड़ों में मशीन यूज़ होती है और सैकड़ों में, हज़ारों में मशीन नहीं यूज़ होती। तो ये कहना कि मशीन यूज़ होती है अमेरिका में या नहीं होती, ये स्टेटमेंट जनरल तो हो ही नहीं सकता। यूरोप में क्या हुआ था कि 4 देशों में मशीनें इंट्रोड्यूस हुई और वो उनको विड्रॉ करना पड़ा। वो इत्तेफाक है, 4 देश सुन के आप शौक हो जाते हैं। वो चारों देश सिर्फ एक कंपनी की मशीन जो नेदरलैंड में बनती थी वो यूज़ करते थे। उस मशीन में एक डिफेक्ट साबित हुआ कि इसके जो सिग्नल हैं कमरे से बाहर तक जाते हैं। उस वजह से शोर शराबा हुआ, तो उस मशीन को नेदरलैंड ने बंद किया, तो बाकी की 4 कंट्रीज ने भी बंद कर दिया। तो वो 4 कंट्रीज़ को एक ही मानना चाहिए कि वो एक ही इंसिडेंट है। जर्मनी में जो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको लोग बहुत उछालते हैं। उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो वोटर को दिखाई देते, जो इसमें नज़र नहीं आता कि मशीन में गया कहाँ गया। जर्मन सुप्रीम कोर्ट से 25 साल पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट यही स्टैंड ले चुकी थी कि था हमने 1982 में एक्चुअली मशीन पहले इंट्रोड्यूस की थी। वो चैलेंज हो गया इलेक्शन, केरला का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट तो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बैलेट पेपर का जिक्र है, मशीन का तो जिक्र ही नहीं है। तो करना पड़ा, हमने कानून में वो तब्दीली करा दी, उसके बाद से ये यूज़ हो रहा है। तो इसलिए दुनिया के उस पर न जाइए। ब्राज़ील ने भी कुछ कमी की वजह से बंद कर दी थी, वापस दोबारा कर ली। आपने 20-22 कंट्रीज का नाम लिया, आहिस्ता आहिस्ता ये मशीनें बढ़ती जा रही हैं। मीम साहब, हमने सुना कुरैशी साहब को
आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टियों का दायित्व इस मसले पर कहीं ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इस तरह के मसलों पर एक बड़ी बात कह रहे हैं, और ऐसी बात जो कि एक बड़े परिवर्तन या वापस लौटने की बात हो? क्योंकि जो तर्क दिए जाते हैं उन तर्कों का हमने सच्चाई सुनी। कुरैशी साहब ने साफ किया कि क्या वजह थी जहां जिनके चलते यूरोप के कुछ देशों में इसे वापस हटाया गया, उसके टेक्निकल रीजंस थे। टेक्निकल रीजंस हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। अभी हम कि इसकी डिटेल में तो गए नहीं हैं। अगर कल को कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जो मैंने आंकड़े पेश किए हैं, अगर उनको, मैं एक बात सिर्फ अभी तक नहीं समझा हूं और सरकार भी इसका जवाब नहीं दे पाई, श्याम जाजू साहब बैठे हैं, वही जवाब दे दें कम से कम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि एक ही दिन 11,347 जगहों पर इलेक्शन होता है और जो बैलेट पेपर से होता है वहाँ एक पार्टी बुरी तरह से हार जाती है, 15% वोट सीटें जीतती है, और जहाँ ईवीएम से होता है वहाँ पर 80-82% जो है वो सीटें जीतती है। तो इसका जवाब कोई हमको दे। देखिए, ये आवामी मामला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिस्टम को आगे जाना चाहिए। हमारी बहन जो कह रही थी सिस्टम को आगे जाना, लेकिन अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है, नई टेक्नोलॉजी के अंदर सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आज नई टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे सवालात उठते हैं और उसको दुरुस्त करने की बात भी की सिस्टम जाती है। खराब है ये कहना और उसको सिस्टम की दुरुस्त करना खराबी या थोड़ा को उससे दिखाकर पीछे उसको हटना, बताना कि इसका इसको मतलब ये रेक्टिफाई नहीं कि करना हम है, आप पीछे ये दोनों जा- अलग मैटर हैं। हम ऐसा लगता है कि राजनीतिक इस दौर में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि सिस्टम खराब है, जबकि उसकी सिस्टम की खराबी अगर आयोग पूछता है तो कोई भी दल पॉइंट वाइज उसको साबित करने या बताने की हैसियत से नहीं है इस वक्त। तो मैं एक सवाल पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जितनी जगह पर ईवीएम में खराबी पाई गई और जब वोट निकला तो वो सिर्फ एक पार्टी का वोट क्यों निकला? किसी और पर लगाया गया, किसी तीसरी पार्टी पर लगाया गया, चौथी पार्टी पर लगाया गया, तो गलती होने के बाद सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ वोट क्यों गिरा? क्या इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने आज तक दिया है? ये तो आम लोग सवाल पूछ रहे हैं और वो समझ में आते हैं। देखिए, सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। याकूब साहब इतने तजर्बेकार आदमी हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम किया है। आज उन्होंने ये बात मानी कि इलेक्शन कमीशन को थोड़ा इसके अंदर सुधार करना चाहिए। तो अगर देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम था, जब यूपी का चुनाव था, मैंने उसी दिन जिस दिन बैठा हुआ था, मैं 10 चैनल्स पर था उस दिन, और मैंने बार बार ये सवाल उठाया कि सब जगह हार रहे हैं, चूंकि हमको फोन पर ये इत्तला आ रही थी कि नीचे सब हार रहे हैं, गांव देहातों में सब हार रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी? और फिर यहाँ पर जीत रहे हैं और हम सिर्फ एक ही साइड देख रहे थे जी, या हमें दिखाई जा रही थी। वो सवाल नहीं है, आज बहस का मौजू वो नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो सवाल बुनियादी हैं और जिस पर एग्री याकूब साहब जैसा आदमी अगर ये महसूस कर रहा है कि अगर ये संदेह है सही तो उसको क्लैरिफिकेशन तो फिर जरा इस आयोग पर की ओर से आनी तो चाहिए कम से कम तुरंत, ताकि वो इलेक्शन कमीशन- संदेह के बादल गहराए नहीं बल्कि छटते जाएं। श्याम जाजू साहब, बहुत संक्षेप में वक्त खत्म हो चुका है, क्या आपको लगता है कि सुझाव की तरफ बढ़ने की जरूरत है और उस पर चर्चा होनी चाहिए दलों में, और ये सरकार का दायित्व है, या फिर वापस लौटने की सहमति बनाने की बजाय? निश्चित रूप से सुझाव की ओर जाना चाहिए, परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, और उसमें समझो कोई खामी है, खामी तो कोई सिद्ध तो कर नहीं सका, कोई प्रूव नहीं कर सका है, केवल आरोप प्रत्यारोप करके सिस्टम नहीं चेंज होता है। और कांग्रेस पार्टी को तो ओपनली चैलेंज दिया था उस टाइम कि भाई आप बताओ, ये जो नीम अफजल जी बार बार यूपी का उदाहरण दे रहे हैं, इस देश ने ये भी बताया है कि एक ही टाइम जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता था, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के लिए उनका चयन अलग है और विधानसभा के लिए उनका चयन अलग है। इस देश का मतदाता बड़ा सुलझा हुआ है, समझदार है। तो केवल उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करके, और पुराने जमाने में कांग्रेस जब सत्ता में आती थी तब जब बूथ कैप्चरिंग होता था, ये सब बातें जब आज बंद हो गई और कांग्रेस को सत्ता में आने के रास्ते बंद हो गए, तो कांग्रेस अपने पुराने रास्ते पर वापस जा रही है। अभी वापस हम वैसे ही बूथ कैप्चर करेंगे, वापस उसी प्रकार से का रवैया अपना कर हम सत्ता में आ जाएंगे, ऐसे सपने देखने के लिए कांग्रेस तो ऑटोनोमस है। श्याम साहब, ये राजनीतिक लड़ाई अलग है। देखिए, हमारा मसला था कि असल में जिस तरीके की इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी जा रही है उसकी हकीकत को हम समझें, सच्चाई को समझें। एक आखिरी रिएक्शन कुरैशी साहब आपके नजरिए से, बैलेट बनाम ईवीएम की बहस, लड़ाई लगातार तेज है, चुनाव आते हैं ज्यादा तेज होती है, क्या बड़ी चीजें हैं जो कि हमें और अपनाने की जरूरत है ताकि जो संदेह के छोटे छोटे बादल हैं ये हमेशा छटते जाएं और दोबारा से क्रिएट ना हो? देखिए, एक तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी अगर कोई डाउट होता था, या अफजल साहब ने कहा कि
बटन दबाया तो वो एक ही पार्टी को जा रहा है। इसका जवाब हमेशा इलेक्शन कमीशन को फौरन देना चाहिए कि फैक्ट क्या अब ये लग रहा है जैसे सैकड़ों में हुआ, हो सकता है ये 2-3 मशीनों में हुआ, 2-3 में भी क्यों हुआ, ये फैक्ट्स फौरन सामने आने चाहिए। अब आज के माहौल में मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला के उनको समझाएं और उनको कन्विंस करें कि साहब हमारे ये सिस्टम है और फर्दर इम्प्रूवमेंट की अगर कोई आप कोई सुझाव देगा। 2 चीज़ों पे हो सकता है कि भाई जो हमारा इसमें सॉफ्टवेयर डलता है उसमें तो कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं, इलेक्शन कमीशन समझा देगा। दूसरे एक बीच में पिछले दिनों आया था कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो आउटसोर्स होती है, जबकि हमारे कंपनी के इंजीनियर से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि टोटली इन हाउस होता है, बाहर के इंजीनियर किसी को हम नहीं देते और उनको भी हम रैंडमली इंजीनियर को कि कहाँ जाएगा कंप्यूटर फैसला करता है। ये चीज़ें बुला के पार्टीज को समझाएं तो मेरे ख्याल से समझ में आएगी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि असल में जो बैलेट बनाम ईवीएम की बहस है ये कितनी जायज़ है और हमें किस तरफ आगे जाने की ज़रूरत है। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।